नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतन का 7वां अध्याय, लेखिका आशापूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हालांकि पिछले 2 सालों से हमारे घर का माहौल धीरे धीरे बोझिल होता चला गया था। इसके आसमान पर स्याह बादल मंडराने लगे थे, लेकिन ऊपरी तौर पर अब भी वैसा ही तामझाम बना हुआ था। इसलिए समय समय पर वैसी हरकतें जारी रहती। पर बुआ हमारे ही यहाँ थी। वह कभी कभी चिढ़कर कहती, अच्छा बाबा भाभी, तुम्हारी ये बिटिया रानी इतनी जलंतु क्यों है? मैं हंसकर कहा करती, लगता है अंदर ही अंदर उसने अपनी माँ जैसा स्वभाव पा लिया है। माँ जैसा स्वभाव? और बुआ ठठाकर हंस पड़ती। तुम्हें अगर कोई जलंतु कहता है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की गिरस्तन मार्का बातें बुआ अक्सर किया करती थी, और इस तरह का रौब-दाब वैसा तब भी हुआ करता था। अब वैसी बात नहीं रही थी। मैं बड़ी हैरानी से सोचती रही हूँ कि इस ताम-झाम का जीवन में कोई दखल नहीं होता है। वह कितना असली होता है भला। वही पांव तले की जमीन और सिर के ऊपर की छत होती। इस रौब को बनाए रखने के लिए किसी की मजाल नहीं कि आपकी ओर देखे, और ठाठ बिखरा नहीं कि लोग महामाया जैसी करुणा से भरी आंखों से आपकी तरफ देखने लगते हैं। इस ठाठ को बनाए रखने में बाहरी लोगों के सामने ऊपरी तौर पर जो बातें की जाती हैं वे भी कुछ मायने रखने लगती हैं। यही ऊपरी या झूठी बातें, जिसे शिष्ट भाषा में अपरोजनीय वाक्य कहा जाता है, वही तो हम जैसे साधारण या आम आदमी के जीवन में एक नई चमक पैदा करती है और एक अलग तरह की छटा बिखेरती है। अकारण या बेमतलब की जाने वाली बातें, लाग लपेट के साथ की जाने वाली बातें, मजेदार बातें, इन्हीं से तो जीवन में एक नया रंग घुलता है, नया उत्साह और अनोखा उल्लास। और यह रौब दाब सिर्फ ठाठ ही नहीं था, इसमें एक छंद भी था। तब हमारे जीवन में, हमारे घर आंगन में हर घड़ी बातों की खेती होती रहती थी। सुबह होते ही पिताजी जिस किसी को देखते उसे ही टोक देते, हेलो क्या खबर है? गुड मॉर्निंग भाई, आज का क्या प्रोग्राम है? रोज रोज क्या नया प्रोग्राम होगा, जरा मैं भी तो सुनूं, माँ पूछती। बनाने पर ही तो बनेगा, घंटा बनेगा। हर एक रूटीन के पीछे भागते भागते जान निकल जाती है, किसी के पास सोचने का समय भी है। पिताजी भी यह महसूस करते थे। कहते, ओहो, कब वह दिन आएगा भला जिसके बाद हर रोज एक नया प्रोग्राम बनाया जा सकेगा? उस दिन? कौन से दिन से? क्यों, मेरे रिटायर वाले हो जाने वाले दिन से, पिताजी कहते। उस दिन हमारी सरकार बहादुर सूखे बेलपत्र की तरह 2-4 कागजात हमारे हाथों में थमा देगी और विदा कर देगी। हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी चंदा उगाकर, गले में फूल की मालाएं डालकर, एक हाथ में एक डिब्बा मिठाई, एक हाथ शॉल या चादर, एक छड़ी या छतरी थमाकर और भर्राए गले से मेरे लिए कुछ कहेंगे और अंत में एक कार में या वैन में बैठा देंगे। इसके बाद मैं कौन, और भला नवाब सिराजुद्दौला कौन? तुम तो ये सारी बातें कुछ इस तरह कह रहे हो जैसे कि वह दिन बस आ ही गया, कल या परसों, माँ कहती। कुछ ऐसा ही है महारानी, ये पल, दिन, रात, दिन, महीने और साल, ये साले कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, तुम अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाती हो। यही तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ, हाट में, बाट में, भीड़ में, अकेले में रोमांस किया करता था, और देखते ही देखते कैसे ही 20-22 साल निकल गए। तब कैसी बेधड़क और बेलगाम बातें हुआ करती थी। माँ झुंझला जाती और गुस्से में कहती, तुम्हारी जुबान पर ना कोई ताला है और ना कोई अर्गला, बाल बच्चों के सामने जो मुंह में आता है बक देते हो। पिताजी तब हो करके हंसने लगते। अरे ये हमारे बच्चे हैं, कोई पराये थोड़ी ही हैं, क्या इनके सामने मैं अपनी मन की बात नहीं कह सकता? हालांकि वह भला आदमी अपने ही मन की बात समझा या समझा नहीं पाया, या फिर इसे कोई जान नहीं पाया। क्या आज और कल के जमीन आसमान में इतने बदल गए, या इनमें इतना अंतर आ गया? अब हमारे घर में सिर्फ काम की बातें होती हैं, इनके अलावा दूसरी बातों के लिए कोई और कतई जगह नहीं है। बुआ के आने पर हमारे घर में बातों की छोटी छोटी क्यारियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन इस तैयारी में अगर कोई हम लोगों का मुंह अपने चेहरों पर दया भाव पोतकर हमेशा सकरुण नेत्रों से देखे तो हमारा खींच उठना क्या उचित नहीं होता? हालांकि हम लोगों में इस नए नए विवाह के चलते उत्साह की कोई कमी नहीं आई थी। अब तो यही जान पड़ रहा था कि बुआ जाए तो जान बचे, और उसकी विदाई का दिन भी आ ही गया। लेकिन उसी दिन एक अनहोनी घटना घट गई।
बुआ ने बताया कि वह अब चली जाएगी और अपने सामान वगैरह सहेजने लगी। ठीक इसी समय आशीन डॉक्टर आ टपके और बोले, अरे भास्वती, क्या इस बीच तेरा हनीमून भी हो गया? बुआ का नाम भास्वती है। वह सिर्फ बाहरी लोगों के आने जाने और उसका जिक्र आने पर ही पता चलता है। बुआ कभी कभी खींच उठती है और कहती है, कमाल है, लगता है मैं इस घर के लिए हमेशा खुकू ही रह गई। मेरे बाद घर में और भी दो दो खुकू पैदा हुए, बड़े हुए, लायक बने, लेकिन मैं जस की तस खुकी ही बनी रही। क्या इतनी नालायक हूं मैं? बाकी लोग उसकी इस खींच भरी तकलीफ को काफी कम कर जाते हैं। अरे आशिंदा, तुम? बुआ ने हैरानी से पूछा। यह बात शायद बेहद अविश्वसनीय थी, इसलिए बुआ एकदम से भौचक्की रह गई थी और यह उसके चेहरे से साफ जाहिर था। लेकिन ऐसा तो हर किसी के लिए था। हम भी हैरान रह गए। किसने यह सोचा था कि आशीन डॉक्टर दोबारा और इतनी जल्दी इस घर में आकर अपना चेहरा दिखलाएंगे? बात यह थी कि जिन बातों के चलते इस घर में जो बदलाव आया और खामाखा नुकसान झेलना पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं यह आदमी भी जिम्मेदार था, बल्कि उसका भी अपराध शामिल था। लेकिन आशीन डॉक्टर को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वे इस बात को लेकर जरा भी शर्मिंदा है या परेशान है, या फिर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका रही है। और तभी बड़े उन्मुक्त भाव से बड़ी ऊंची आवाज में वह बोले, यह क्या? अरे तू तो एकदम से चौंक पड़ी, ऐसा लगा कि तूने कोई भूत देख लिया। मैंने मन ही मन सोचा, इसमें भला हैरानी की क्या बात है? घर में और हो क्या रहा है? यही भूत लीला ही तो हो रही है। इस घर का एक जीता जागता प्राणी अब एक भूत बनकर शामली पेड़ की शरण में चला गया है। हाँ, ऐसा मैं अक्सर किया करती हूँ। दूसरों की बातों या सवालों के जवाब तैयार कर मन ही मन दोहराती रहती हूँ, और ये जवाब कभी कभी बड़ी सूझबूझ वाले होते हैं। यह मैं मन ही मन भाप भी लेती हूँ। बुआ ने इस बात को थाम लिया। वह बोली, इसमें भला भूत देखने जैसी क्या बात है? उसे आते जाते किसी ने देखा भी है? यह तो तुम हो। और क्या समाचार है? सब ठीक है? आशीन डॉक्टर हंसे और फिर बोले, समाचार और क्या होगा? घरवाली को हवाई जहाज पर बिठा आकाश में उड़ा देने के बाद मेरा मन भी कहीं उड़ जाना चाहता है। बस यही सोचता रहता हूँ कि आखिर जाऊं कहाँ, किधर को उड़ जाऊं। अच्छा, तो इन बदनसीब डॉक्टरों को यमराज के साथ लगातार जूझते भी रहना पड़ता है, और इस लड़ाई में बेचारों के पास मरने के लिए घड़ी दो घड़ी भी नसीब नहीं। अचानक माँ कमरे से बाहर निकल आई और बोली, लगता है मरने की बड़ी चाह है। माँ का इस तरह बोलना, इससे कहीं ज्यादा इस मामले में कुछ कहना मुझे अजीब लगा। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आशीन डॉक्टर ने कहा, दरअसल यह तो कहने का एक लहजा है, और क्या। मैं तो भास्वती से यही पूछ रहा कि इतनी जल्दी तेरा हनीमून भी हो गया। बुआ भी जैसे खींच उठी, बोली, अरे हम गरीबों का ऐसा ही होता है। तुम लोगों का हनीमून क्या 6 महीनों तक चला था हसींदा? हमारा? अरे हम लोगों की बात जाने दो। शादी के लिए मर खपकर जो थोड़ी बहुत छुट्टी और रकम बचाई थी, वह सब श्री मंदिर में खर्च हो गई। मेरा मतलब है ससुराल में। नवागता बहू ने बड़े रौब से पूछा था, जब छुट्टी है तो फिर पुणे में ही क्यों नहीं? पुणे जैसी कोई दूसरी जगह है? अब अगर जीवन का प्रमुख पार्टनर ही इस बात पर जोर दे कि मधुमेह अवकाश के लिए दिनों में वृंदावन परित्यज्यम, तो इस छोटे मोटे पार्टनर के लिए आगे कुछ करने को रह ही क्या जाता है? लेकिन बुआ की खींच अभी भी कम नहीं हुई थी। शायद उनके मन में यह बात जैसे घर कर गई थी कि आशिंदा ही उसके प्रतिपक्षी हैं। दूसरे, अभी वह जिस स्नेह, रुझान और आदर की मानसिकता में थी, उसमें इस तरह की बात करने पर आशीन डॉक्टर उसे अपने दुश्मन जैसे जान पड़े। तभी उसने कुछ ऊंची आवाज में कहा, ओहो, शादी तो कोई कच्ची उम्र में ही हुई नहीं थी। इतने दिनों तक उस परिलोक में रहकर भी चाह नहीं मिटी? क्या किसी नए लोक में जाने की इच्छा मन में नहीं जागी थी? आशीन डॉक्टर हंस पड़े और बोले, हाँ, नहीं जागी थी शायद। और यह चाह सिर्फ अपने बाप के घर लौटने वाली तो नहीं थी, यह तो परम आत्मिक पुकार थी। और तभी अभिज्ञ चक्र के बिरवे में नए कल्ले फूटे थे। सच पूछो तो तभी से स्वर्ग की सीढ़ियां चिनने का काम शुरू हो गया था। मैं तो यह सब सुनकर हैरान रह गई। मुझे इन सारी बातों का पता कहाँ था? यानी कि शादी के पहले से ही वह प्रज्ञा परमा चक्र के चक्रपति के फंदे में पड़ चुकी थी। कैसी अजीब बात है कि एक अच्छा भला आदमी जानबूझकर इस तरह की लड़की से शादी कर सकता है। और वही थी यह मोहिनी माया। बुआ हैरानी में डूबी रही और गाल पर हाथ रखकर बोली, आशिंदा, क्या शादी के पहले से ही भाभी गुरु मंत्र लेकर बैठ गई थी? और तुम? इसके पहले जब कभी भी आशीन डॉक्टर यहाँ आए थे, पत्नी को साथ लेकर आए थे, इसलिए इस तरह के प्रसंग उठने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और आज इस तरह की बातों में वे तमाम प्रसंग जो अब तक ताक पर रखे हुए थे, अचानक नीचे रख दिए गए।
तब डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इसके पहले तो उस गुरु मंत्र की तरह गुरुतर किसी खबर की सप्लाई मैंने नहीं की थी, क्योंकि तब सारा मामला भी इन तमाम बातों और विचारों से परे था और उस समय कुछ करने को था ही क्या। मेरी सयानी आंखों के सामने से जैसे कोई पर्दा गिर गया। एक ही क्षण में आशीन डॉक्टर के जीवन का इतिहास, जो सन्नाटे से भरा हुआ था, मेरी आंखों के सामने बेनकाब हो गया। एक खाली और खोखली हवेली बनवाकर यह आदमी लोगों की नजरों में ऊंचा उठा हुआ है, और यह कुछ और नहीं, उसी ठाट बाट की मजबूरी थी। और क्या? बुआ ने उसी लहजे में कहा, यह बात ठीक है, और फिर तो कुछ कहने और करने के रहता ही क्या। तभी तुमने हमेशा की तरह अपनी इच्छाओं को मनचाहे ढंग से आकाश में उड़ने की इजाजत दे रखी है। आशीन डॉक्टर मुस्कुरा रहे बोले, लेकिन वे जब कभी भी पंख फड़फड़ाती रही, मैं उन्हें आकाश में उड़ने की सहायता करता रहा, सी ऑफ भी करता रहा लगातार। ऐसा ना करूं तो उनकी प्रेस्टीज में दाग जो लग जाएगा, और बदनसीब पति के सामाजिक दायबोध की बात भी तो है। खैर, यह सब चलता ही रहता है। तुमने अब तक असल आदमी के साथ परिचय नहीं करवाया, कहाँ है वह? बुआ ने कहा, अरे वह तो एक छोटा मोटा प्राणी है बेचारा, तुम जैसे लोगों के साथ उसका भला क्या मिलजुल। तू बातें बनाना तो बहुत सीख गई। आशीन डॉक्टर मुस्कुराए और फिर बोले, अरे उसे छोटा मोटा प्राणी कहने पर तो हमें अपने आप को काफ़ी छोटा बताना पड़ेगा। फिर तो यही जान पड़ेगा कि अपनी छोटी और प्यारी बहन को जीवन और गृहस्थी के जिम्मेदारियों में झोंक देने के लिए हम बड़े भाई उच्च श्रेणी का कोई प्राणी ढूंढ नहीं पाए। मुझे तो यही जान पड़ा कि यह आदमी बड़े चालू किस्म का है। उसने कितनी चतुराई से जवाब दिया, और इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को इस घर का एक आदमी साबित कर दिया, मानो वे भी बड़े भाई के पद पर विराजमान हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, तू खामखा इतनी भोली बन रही है। आनंद ने तो मुझे बताया था कि तेरे ससुर बड़े रईस आदमी हैं, कारोबार में काफ़ी पैसा लगा रखा है, उनके कई बाल बच्चे हैं, और उनमें से ये सबसे छोटे वाले काफ़ी पढ़े लिखे और बैंक में काम करते हैं। उनकी बात खत्म होते ना होते फूफा जी कहीं से आते दिखाई पड़े। उनके हाथ में 2 पैकेट थे। अरे यही तो है हमारे मुजरिम, आशीन डॉक्टर मारे खुशी के चिल्ला उठे। लेकिन फूफा जी ठहरे बेवकूफ़ किस्म के आदमी। उन्होंने पूछा, मुजरिम इसका मतलब क्या है? आशीन डॉक्टर हंस पड़े और बोले, अरे भाई, यह तो सब औरतों की अलग से समझाने वाली कोई बात नहीं है। स्वामी का मतलब है मुजरिम या अपराधी, और इस बात की सच्चाई को तुम समझ रहे हो कि नहीं? फूफा जी वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, कुछ पूछने पर जवाब में हंसते रहते हैं, अब भी वैसा ही कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद इस घर में हंसी और ठहाके सुनाई पड़े, और तभी मुझे याद आया कि गनीमत है भैया घर पर नहीं है। ऐसी बात मेरे मन में क्यों आई पता नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि इस तरह का हंसी मजाक भैया को एकदम पसंद नहीं था। भैया कहा करता, आसीन डॉक्टर खैर जाने दे, भैया को वह फूटी आंख नहीं सुहाते। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उन्हें कम से कम नापसंद तो नहीं करती हूँ। कुछ देर पहले ही इस आदमी के जीवन की चमकीली और भड़कीली पोशाक के नीचे से 100 छेदों वाला बनियान देख लिया था। इस बेचारे के ऊपर मुझे तरस आ रहा था। यही नहीं, मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। इस जमाने में ऐसा पढ़ा लिखा, समझदार और विदेश घूम फिर आया आदमी पता नहीं किस गहरी साजिश का शिकार बना कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा। उस बेवकूफ़ नक्षत्र के इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन वह बेचारा भी इस मामले में मुझसे ज़्यादा थोड़ी ना जानता है। दरअसल आदमी को पढ़ पाने की नज़र हर किसी के पास नहीं होती, और ना हर एक के बूते की बात है, या फिर उसे इस बात का ख्याल भी नहीं होता। मुझे तो इस बात का सचमुच अभ्यास सा हो गया, और लगता है मुझ में इसकी थोड़ी बहुत समझ भी है। फूफा जी के साथ आशीन डॉक्टर की बातचीत का सिलसिला जम गया था। हालांकि माँ इस बातचीत में अधिक समय तक शामिल नहीं हो पाई। इसके अलावा वह डॉक्टर के लिए काफ़ी बनाने चली गई थी। यही नहीं, उसे जल्दी जल्दी खाना भी तैयार करना था, ताकि फूफा और बुआ ठीक समय पर ट्रेन पकड़ सकें। आज इसलिए वह स्कूल भी नहीं गई थी।